राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ में बीए प्रथम वर्ष के इतिहास विषय के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली बातचीत में हम फ्रांस की क्रांति के कारण समझ रहे थे, देख रहे थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारणों की बात करेंगे। जिस तरह की विकृतियां फ्रांस के समाज में राजनीतिक जीवन में थी, आर्थिक जीवन में थी, उसी तरह की विकृतियां, या हम कहें कि उससे और गंभीर विकृतियां, गंभीर इसलिए कि वे सीधे आम आदमी के जीवन को प्रभावित करती थी, सामाजिक व्यवस्था में विद्यमान थी। उस सामाजिक व्यवस्था के अंदर ही ऐसे कई कारण थे जिन्होंने फ्रांस की जनता को राजा के प्रति नाराज करने में, उस नाराजगी को असंतोष, आक्रोश और क्रांति में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब हम सामाजिक विषयों की बात करते हैं तो सबसे पहले जो फ्रांस की सामाजिक संरचना थी, समाज का जो ढांचा था, मूल रूप से उस सामाजिक ढांचे में ही कई विकृतियां थीं। जैसे स्पष्ट रूप से समाज 3 वर्गों में विभाजित था। जो सबसे ऊंचा वर्ग था वह धर्माधिकारियों का था। जितने भी धर्माधिकारी थे वे विशिष्ट, अति विशिष्ट वर्ग में शामिल थे। चर्च के पास बहुत बड़ी मात्रा में फ्रांस की ज़मीन थी। लगभग फ्रांसीसी ज़मीन का 5वां हिस्सा धर्माधिकारियों के पास था और वह ईसाई धर्म के अनुयायियों से धर्मांश नामक कर वसूल करता था। और ऐसा कहते हैं कि फ्रांस में जो चर्च की स्थिति थी वह राज्य के अंदर राज्य की थी। इसलिए जो धार्मिक वर्ग था वह इतना प्रभावी था कि उसको कोई किसी तरह की कोई चुनौती नहीं दी जा सकती थी, उसको अपने दायित्वों का बोध नहीं कराया जा सकता था और ये धर्माधिकारी आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन धर्माधिकारियों के अलावा एक सबसे निचले तबके पर जो वर्ग था धर्माधिकारियों का, जिसे हम पादरी कहते हैं, उस पादरी वर्ग की स्थिति बहुत कमज़ोर थी और वे पादरी अपनी न्यूनतम ज़रूरतों को भी पूरा करने में उनको दिक्कत होती थी और वे फ्रांस का जो सामान्य वर्ग था, किसान और शिल्पकार वर्ग था, हम ये कह सकते हैं कि वे लगभग उस वर्ग में शामिल थे। जो दूसरे नंबर का वर्ग था, सामंती वर्ग, उसमें भी कई तरह के उप विभाजन थे। यद्यपि वह विशिष्ट वर्ग था, लेकिन सामंतों में कुछ दरबारी सामंत थे जो साल भर वर्साय के राजमहल में रहकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे, भोग विलास का जीवन यापन कर रहे थे। कुछ सामंत ऐसे थे जिनको क्षेत्रों में लगाया जाता था पर वो क्षेत्रों में जाकर देखते नहीं थे, और कुछ सामंत ऐसे होते थे जो कुलीन ना होकर, वंशानुगत ना होकर पद खरीद कर सामंत बनते थे। तो ये जो पद खरीद कर सामंत बनते थे ये न्यायिक सामंत होते थे। सामंत अपने आप में जो वर्ग था वह विशिष्ट वर्ग था, लेकिन उसके अंदर जो उप विभाजन था, उस उप विभाजन की वजह से उनमें आपस में भी असंतोष था, मतभेद थे। तीसरा जो वर्ग था, फ्रांस की लगभग 90% जनता इस तीसरे वर्ग में शामिल थी। यानी कि धर्माधिकारियों और सामंतों के अलावा फ्रांस के जितने लोग थे, चाहे वो वकील हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो इंजीनियर हों, चाहे वो किसान हों, चाहे वो शिल्पकार हों, तमाम तरह की 90% जनता सामान्य वर्ग में शामिल थी। और बड़ी विडंबना की स्थिति ये थी कि ये जो जनता थी तीसरे वर्ग में, 90% जनता, यही इसमें जो व्यापारी वर्ग था
वह व्यापारी वर्ग राज्य को फाइनेंस करता था, कर्जा देता था, और इसी सामान्य वर्ग से सबसे ज़्यादा कर वसूल किया जाता था। सामान्य वर्ग की हालत इतनी खराब बताई जाती है कि अगर अतिवृष्टि यानी कि ज़्यादा बारिश हो जाए या कम बारिश हो जाए तो किसानों की स्थिति भूखों मरने की हो जाती थी। और इसीलिए फ्रांस में इस दौर में जो दंगे हुए वे दंगे रोटी के लिए भी हुए। इतनी दयनीय स्थिति में फ्रांस का समाज पहुंचा हुआ था। ऐसी भयावह स्थिति में उसका नाराज़ होना, उसका आक्रोशित होना, उसका अपनी आवाज़ उठाना बहुत लाजिमी था। यही तीसरा वर्ग था जिससे सरकार कई तरह के कर वसूल करती थी, टैक्स वसूल करती थी। हमने आर्थिक कारणों में देखा था कि किस तरह से जो ऊंचे वर्ग हैं उनसे कर नहीं लिया जाता था या कम लिया जाता था, और ये जो निचला तबका है इससे जिस तरह के कर लिए जाते थे तो आपको आश्चर्य होगा जानकर कि सड़क पुल पर भी उनको कर देना पड़ता था। कोलू को अगर वो यूज़ करते हैं, चक्की को अगर वो यूज़ करते हैं, जिस किसी भी वस्तु का वे उपयोग करते हैं उस सब पर उसको टैक्स देना होता था। और इसका परिणाम ये था कि अपनी आय का लगभग 55% हिस्सा गरीबों को, किसानों को, शिल्पकारों को, सामान्य लोगों को इनकम टैक्स के रूप में राज्य को देना पड़ता था। ऐसी स्थिति में आगे हम देखेंगे कि किस तरह से जब राज्य की आर्थिक स्थिति और ख़राब हुई और उसने इस तबके से कर वसूल करना चाहा तो इनके पास इतना था ही नहीं कि ये राज्य की ज़रूरतों को पूरा कर सके। स्वाभाविक रूप से फ्रांस के लोग क्रांति की ओर बढ़ते गए। सामाजिक संरचना में जितनी विसंगतियां थीं उतनी ही विसंगतियां धार्मिक क्षेत्र में भी थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर, क्योंकि राजतंत्र था तो प्रतिबंध का तो होना स्वाभाविक था, लेकिन राज्य इस बात के लिए बाध्य करता था कि कैथोलिक चर्च को ही लोग अनुसरण करें। प्रोटेस्टेंट हमने पढ़ा था किस तरह से धर्म सुधार आंदोलन में एक प्रभावी संप्रदाय उभर कर आए थे। उनको यहाँ कोई छूट नहीं थी फ्रांस में, और धार्मिक स्वतंत्रता नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। कैथोलिक चर्च का अनुसरण करना है और कैथोलिक चर्च की जो परंपराएं हैं उनको मानना आम आदमी के लिए ज़रूरी था। इस तरह से धार्मिक दृष्टि से भी फ्रांस का जो शासन था वह असहिष्णु था। नागरिक स्वतंत्रताओं का तो अभाव होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि यह राजतंत्र था, लोकतंत्र नहीं था। किसी भी तरह की अभिव्यक्ति की, लेखन की, बोलने की, संगठन बनाने की, सभा करने की लोगों को आज़ादी नहीं थी। हालांकि सारे लोग अंदर ही अंदर परेशान थे, घुट रहे थे, राज्य से उन्हें शिकायत थी, उनको अपना दैनंदिन जीवन यापन करने में भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वे संगठित होकर या अकेले अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में जिस चीज़ ने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई, लीडिंग रोल प्ले किया, वह था फ्रांस के आलोचनात्मक साहित्य की भूमिका। इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं कि जब कहीं भी कोई बदलाव आया, क्रांति हुई, उस सब के पीछे बुद्धिजीवियों की बड़ी निर्णायक भूमिका होती रही है। फ्रांस भी इसका अपवाद नहीं था। फ्रांस में इस समय जो साहित्य लिखा गया उसकी कई ऐसी विशेषताएं थी जिन विशेषताओं ने फ्रांस के लोगों में व्याप्त असंतोष और आक्रोश को, हम ये कहें कि जस्टिफाई किया, उसका औचित्य सिद्ध किया, उसका मनोबल बढ़ाया, उनकी बात को आगे बढ़ाया, उनकी बात को वैधता दी, तो वो फ्रांस के आलोचनात्मक साहित्य ने दी। फ्रांस का साहित्य ऐसा साहित्य थी जिसकी अपनी ही कुछ विशेषताएं थी। जैसे फ्रांस का साहित्य, जो फ्रांस की विद्यमान स्थिति थी उस जमाने में, जो दुर्व्यवस्था थी, उस पर वह सीधा सीधा आलोचना करता था, उसकी समीक्षा करता था, उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता था।
क्योंकि वह विद्यमान व्यवस्था पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता था, इसलिए वह कई मायनों में फ्रांस के उस युग की आक्रोश की भी अभिव्यक्ति था और आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति था। कई लोग फ्रांस के साहित्य को ध्वंसात्मक साहित्य कहते हैं, क्योंकि वह विद्यमान अव्यवस्थाओं को ध्वंस करने की अपील करता है, लेकिन फिर भी उसी साहित्य में से नव सृजन की, नई व्यवस्थाओं की भी पैरवी हमें देखने को मिलती है। कुछ साहित्यकारों का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, जिनके बिना हम साहित्य की बात करना बेमानी होगा। आपने नाम सुना होगा छोटी पिछली कक्षाओं में मोंटेस्क्यू का। मोंटेस्क्यू की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है स्पिरिट ऑफ लॉ। स्पिरिट ऑफ लॉ में मोंटेस्क्यू ने यह अवधारणा दी कि जो राजतंत्रीय व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। राजतंत्रीय व्यवस्था ही नहीं, मोंटेस्क्यू ने उस जमाने में, उस दौर में, दुनिया में जितनी भी तरह की शासन प्रणालियां प्रचलित थीं, उन सब का तुलनात्मक अध्ययन किया, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और तुलनात्मक अध्ययन करके वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो सबसे अच्छी शासन प्रणाली है वो संवैधानिक राजतंत्र है। यानी कि राजतंत्र तो हो, लेकिन उस पर अंकुश रहे, वह संविधान के तहत काम करे। दूसरा बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है मोंटेस्क्यू का, जिसने फ्रांस के लोगों को बहुत प्रभावित किया और क्रांति की ओर अग्रसर किया, वह है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। आगे चलकर तो यह लोकतंत्र की आत्मा ही बन गया। सारी तमाम दुनिया में इसने शासन प्रणालियों को प्रभावित किया, क्योंकि मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत में यह अवधारणा दी कि जब तक राज्य में निहित कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका संबंधी तीनों शक्तियों को अलग अलग नहीं किया जाएगा, तब तक सुशासन स्थापित नहीं किया जा सकता। क्योंकि राजतंत्र में कानून बनाने का अधिकार, कानून को लागू करने का अधिकार और कानून पर अपना फैसला सुनाने का अधिकार कि यह सही है कि नहीं, ये तीनों एक ही व्यक्ति में, व्यवस्था में भी नहीं, एक ही व्यक्ति में निहित थे। अर्थात राजा जो चाहता था वो उस तरह का कानून हो सकता था। लुई 16वां तो अक्सर कहा करता था कि मैं ही कानून हूँ। फ्रांस के राजाओं के शब्द ही कानून हुआ करते थे। इतनी निरंकुशता में मोंटेस्क्यू ने जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, उसने फ्रांस के लोगों को, फ्रांस की क्रांति की भावना को आगे बढ़ाया और यह समझ लिया वहाँ के लोगों ने कि राजतंत्र में यह संभव नहीं है, इसके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। इसी तरह के एक और विचारक हुए, साहित्यकार हुए, वोल्टेयर का आपने नाम सुना होगा। वोल्टेयर स्वतंत्रता के बहुत प्रबल समर्थक थे। उन्होंने अत्याचारों का खुला विरोध किया। उन्होंने राज्य ही नहीं, चर्च की निरंकुशता और भोग विलासिता की भी आलोचना की। उनकी जो शैली थी वह बहुत तीखी थी, प्रखर थी, निर्भीक थी। उनको खुद को जेल में डाल दिया गया था इस सब की वजह से, इन विचारों की वजह से। लेकिन ये विचार वे थे जो फ्रांस की जनता के असंतोष को अभिव्यक्त करते थे। एक और नाम का हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे आलोचनात्मक साहित्यकार के तौर पर, उनके बिना ये बात अधूरी रहेगी, और वे थे रूसो। राजनीति विज्ञान या नागरिक शास्त्र में भी आपने रूसो का नाम सुना होगा। रूसो, हॉब्स, लोक, रूसो, तीनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया था जिसका यहाँ बहुत डिटेल में जिक्र करना उचित नहीं होगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इतना समझें कि रूसो ने कहा कि जो व्यक्ति है, इंसान है, मूल रूप से आदमी भला है, प्राकृतिक रूप से आदमी अच्छा है, उसकी अच्छाइयों को हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन जो विचार, जो सिद्धांत रूसो का फ्रांस की क्रांति में बहुत काम आया, वह था जन प्रभुत्व का सिद्धांत, यानी कि संप्रभुता, यानी कि राज्य की जो बाहरी और आंतरिक रूप से स्वतंत्र रहने की जो ताकत है, जिसे हम संप्रभुता कहते हैं, वह न राजा में निहित होनी चाहिए, न राज्य में निहित होनी चाहिए। रूसो ने ये क्रांतिकारी विचार दिया कि
संप्रभुता जनता में निहित होनी चाहिए, यानी कि जनता में अंतिम शक्ति निहित होनी चाहिए, जिसे हम जनप्रभुत्व का सिद्धांत कहते हैं। ये सिद्धांत भी फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियों में से निकल कर आया था। और रूसो का एक वाक्य है जो अमर वाक्य है आज़ादी के संदर्भ में। उसने कहा था कि व्यक्ति या इंसान स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन सर्वत्र बंधनों में जकड़ दिया गया है। तो ये जो बंधन थे फ्रांस की जनता के, ये जो फ्रांस की जनता की कठिनाइयाँ थी, ये कठिनाइयाँ लगातार बढ़ती जा रही थी। और फ्रांस के आलोचनात्मक साहित्य ने इन कठिनाइयों को न केवल संबोधित किया, उन्होंने जनता का आह्वान किया कि वे इससे किस तरह से मुक्त हो सकते हैं, इस व्यवस्था में विद्यमान बुराइयों को दूर करने के लिए कौन सी नई व्यवस्था लाई जा सकती है। तो हमने देखा कि किस तरह से फ्रांस की क्रांति के कारणों में सामाजिक कारणों की, धार्मिक कारणों की और आलोचनात्मक साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसने फ्रांस के लोगों में विद्यमान आक्रोश को क्रांति में बदल दिया।